नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका टाइटल है स्वयं का बाग, विजय नहीं संबंध। ये आजकल जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और हीलिंग के तरीके चल रहे हैं उन पर सवाल उठाता है। हम अक्सर सुनते हैं अपने अंदर के राक्षसों को जीतो या खुद पर काबू पाओ, इस तरह की बातें हैं ना। पर क्या हुआ अगर हीलिंग का मतलब जीतना हो ही नहीं? बिल्कुल, ये लेख इसी बात पर जोर देता है कि आजकल की जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है उसने हीलिंग को जैसे एक फौजी मिशन सा बना दिया है। मतलब तकनीकें, रणनीतियां, खुद को ठीक करने का एक जुनून। और ये उस पुराने नजरिए से बिल्कुल अलग है जहां आत्मा की आवाज को दबाने या बदलने की जगह उसे सुना जाता था, समझा जाता था। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, लेख कहता है कि अचेतन मन कोई लड़ाई का मैदान नहीं बल्कि एक घना रहस्यमयी जंगल जैसा है। जंगल, हाँ, ये सोचने वाली बात है। युद्ध के मैदान में तो दुश्मन होता है, उसे हराना होता है, पर जंगल में तो आप उसके साथ रहना सीखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सही। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हीरोज जर्नी का आइडिया है, जिसे अक्सर एक आध्यात्मिक रास्ते की तरह देखा जाता है, उसे भी कहीं तोड़ मरोड़ दिया गया है? लेख तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। देखिए, हम सबने वो कहानियां सुनी हैं, हीरो मुश्किलों से गुजरता है, जीतता है, सुनने में अच्छा लगता है, प्रेरणा देता है। पर लेख सवाल उठाता है, क्या ये नजरिया हमें अनजाने में अपनी ही अंदरूनी दुनिया से लड़ने पर मजबूर कर देता है? मतलब हम जीतने के इरादे से जाते हैं, जिज्ञासा से नहीं। हाँ, बिल्कुल। हीलिंग को जैसे कुछ हासिल करना, महारत पाना, ऐसा देखा जाता है, जबकि असल में शायद ये गहरे रिश्ते बनाने के बारे में है। जैसे आप किसी पेड़ को हथौड़े से ठीक नहीं कर सकते, है ना? सही कहा, बिल्कुल। इसी बात को समझाने के लिए लेख में अमारा नाम की एक महिला का जिक्र है। वो खुद को ठीक करने की लगातार कोशिशों से थक चुकी थी। हाँ। तो वो एक जंगल में जाती हैं, किसी जवाब की तलाश में नहीं, बस वहां होने के लिए। और वहां उसे कोई सीधा समाधान नहीं मिलता, बल्कि एक लोमड़ी मिलती है जो बस चुपचाप उसे देखती रहती है। जरा इस पे और बात करें, ये क्या दिखाता है? अमारा की कहानी बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये दिखाती है कि हमारी अंदरूनी दुनिया सीधी, सपाट या लिनियर नहीं है। ये एक पूरे इकोसिस्टम की तरह है। इसमें जीवन भी है, मृत्यु भी, विरोधाभास भी है और तालमेल भी। और इसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना वो वैसा ही है जैसे किसी पवित्र जगह पर बुलडोजर चला देना। बाप रे। जिन हिस्सों को हम अक्सर खत्म करना चाहते हैं, जैसे डर, शर्म, दुख, लेख कहता है कि वो कोई घुसपैठिए नहीं है, बल्कि शायद संदेशवाहक है। संदेशवाहक? अच्छा। हाँ, शायद ऐसी कहानियों के रखवाले जिन्हें हमने अब तक सुना ही नहीं। और अमारा का जंगल में जाना शायद इसी जबरदस्ती के खिलाफ एक कदम था। वो कुछ हासिल करने नहीं गई, बल्कि सिर्फ सुनने गई। यहीं पर लेख एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। वो आधुनिक सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की तुलना उपनिवेशवाद से करता है। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? उपनिवेशवाद, इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये तुलना थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, पर जब लेख ये कहता है तो उसका मतलब शायद ये है कि जैसे बाहरी ताकतें जमीन और संसाधन छीन लेती हैं, वैसे ही कहीं ये इंडस्ट्री हमारे अंदरूनी अनुभवों को, यहाँ तक कि हमारे दर्द को भी एक तरह से बेचने लायक चीजों या इंसाइट्स में बदल देती है। अच्छा। अक्सर उस अंदरूनी जगह के गहरे सम्मान के बिना। वो जो कहते थे खुद को जानो, वो अब जैसे खुद को बेचो बन गया है। ओहो। पर आत्मा कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का औजार तो नहीं है, वो एक जंगल है जिसकी अपनी लय है, अपने रहस्य हैं। तो फिर अगर जीतना या ठीक करना लक्ष्य नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या करें? लेख एक विकल्प सुझाता है जिसे वो अस्वीकार की क्रांति कहता है। अस्वीकार की क्रांति? हाँ, मतलब हावी होने से इनकार करने की क्रांति। हर अनुभव को वस्तु बनाने से इनकार करना और उसे ठीक करने की कोशिश से इनकार करना, जो शायद कभी टूटा ही नहीं था, बस दुखी था या उपेक्षित था। ये नियंत्रण के बजाय संबंध चुनने की क्रांति है, देखभाल करने की, ध्यान देने की और याद रखने की। तो सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम अपनी अंदरूनी दुनिया के पास दृढ़ संकल्प के बजाय श्रद्धा के साथ जाएं?
ठीक करने के बजाय सुनना सीखें। ये सुनने में बहुत अलग लगता है, जैसे जैसे आंतरिक कार्य को काम की तरह नहीं बल्कि क्या पूजा की तरह देखना। बिल्कुल बिल्कुल। लेख हमें एक पुरानी समझ की ओर लौटने को कहता है। एक ऐसी पौराणिक कथा जहां आत्मा कोई प्रोजेक्ट नहीं थी और दर्द कोई प्रदर्शन की चीज नहीं। ये किसी रहस्यमयी पवित्र चीज के आगे झुकने जैसा है। बड़े नजरिए से देखें तो अचेतन मन कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये एक बगीचा हो सकता है, एक कब्रिस्तान या एक पूरी आकाशगंगा। और शायद ये याद रखता है कि हम इसमें कैसे प्रवेश करते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सीख सकते हैं हम? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपनी भीतरी दुनिया में किस नीयत से कदम रखते हैं। ये बहुत मायने रखता है। हाँ, बहुत। हथियारों से लैस होकर नहीं, बल्कि हैरानी और सम्मान के साथ। रणनीतियों के साथ नहीं, बल्कि शायद एक गीत के साथ। महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि विस्मय के साथ। विस्मय। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शायद हीलिंग वो नहीं है जो हम अपनी आत्मा के साथ करते हैं। शायद हीलिंग तब होती है जब हम आत्मा को बोलने देने के लिए बस थोड़ी देर और चुपचाप सुनते हैं।